हाय फ्रेंड्स, मैं रोहिताश कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां किस प्रकार से होती हैं और पृथ्वी पर दिन और रात किस प्रकार से होते हैं और ऋतुएं किस प्रकार से बदलती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस भूगोल की क्लास में। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पूरा तिथि रेखा से संबंधित, जो आइडियल से संबंधित थी, उसके बारे में पढ़ा था। तो आइए पृथ्वी की गतियां जानते हैं, इसके मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी किस प्रकार से गतियां करती है और पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, मेनली उनके बारे में। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। नंबर 1 दैनिक गति और वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। दैनिक गति किस प्रकार से होती है? मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका एक्सिस है, अक्ष, जिसको अक्ष बोलते हैं। ये कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी इसी अक्ष पर एक गति करती है जिसको घूर्णन गति बोलते हैं और दैनिक गति भी बोलते हैं। तो किस प्रकार से? इसी एक्सिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस प्रकार पूर्व से, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर अपने एक्सिस पर घूमती है। तो एक ये गति हो जाती है जिसको बोलते हैं दैनिक गति, दैनिक गति या फिर घूर्णन गति, घूर्णन गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन करेंगे तो ये हो जाता है घूर्णन, और रोटेट हो जाता है तो वो होता है अपनी धुरी पर घूमना। लेकिन आपके माइंड में अब बात आती होगी कि गति क्या होती है। गति मीन्स मूवमेंट, मोशन। मान लो ये पेन यहाँ है, यहाँ से इधर चला गया, तो ये एक गति है, एक मूवमेंट है। ये किस दिशा में है, वो किस प्रकार की गति है, वो अलग हो जाता है। तो पृथ्वी की किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति। अपने अक्ष पर ही वो घूम रही है तो वो घूर्णन गति हो जाती है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो कभी कभी आपके माइंड में आता होगा कि सूर्य घूमता है या पृथ्वी। तो आज की इस बात को भी क्लियर कर देते हैं। सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या परिक्रमा लगाती है। उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन किस प्रकार से होता है? रिवॉल्व करती है किधर? सूर्य के चारों ओर, तो वो गति हो जाती है रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। तो इन दो गतियाँ हो गई पृथ्वी की, एक तो अपने एक्सिस पर और एक सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी की दो गतियाँ हुई इस प्रकार से। अब बात आती है दिन की। पृथ्वी पर दिन किस प्रकार से होते हैं? दिन और रात होते हैं, वो क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ हम आपको बताएंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और सूर्य की किरणें इस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ रही हैं। सूर्य तो फिक्स है जी, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण, मान लीजिए इधर से लाइट पड़ेगी तो इस हिस्से पर लाइट पड़ेगी, इस वाले पर, पृथ्वी के इस हिस्से पर। ये मान लीजिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा है जो हमने इक्वेटर पहले आपको बताई थी, और ये मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो पृथ्वी पर सूर्य की इधर से किरणें पड़ रही हैं, तो पृथ्वी के आधे भाग पर दिन हो जाएगा और इधर का जो हिस्सा होगा इस पर रात हो जाएगी। तो इधर दिन रहेगा, इधर रात। अब पृथ्वी क्या करेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती चली जाएगी। तो जिस भाग पर पृथ्वी के पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर दिन होता चला जाएगा, और जो पीछे भाग चला जाएगा उधर रात हो जाएगी। तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं, या फिर अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है।
तो 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन हो जाता है। लेकिन किस प्रकार से दिन भी छोटे बड़े होते हैं वो हम इधर से पढ़ेंगे। एक और फंडा समझ लीजिए, क्योंकि इधर जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, उधर ये फंडा काम में आ जाएगा या समझने में भी काम आएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार से घूमती है कि जो सूर्य की जो लाइट पड़ती है या सूर्य जब लंबवत चमकता है पृथ्वी पर, वो कहाँ से कितनी रेंज तक जाता है। क्या सूर्य यहाँ भी लंबवत चमकता है ध्रुवों पर? क्या यहाँ भी चमकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चमकता ध्रुवों पर सूर्य लंबवत। सूर्य लंबवत यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चमकता है, बस ये कर्क रेखा से लगा करके और मकर रेखा तक। पृथ्वी पर प्रकाश इन्हीं के बीच में लंबवत पड़ता रहता है, जबकि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य निकलता है तो 2 बार क्रॉस कर जाता है। पृथ्वी अपनी गति इस प्रकार से करती है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ता है। वो कब पड़ता है हम इसमें समझाएंगे। तो समझ लीजिए, यहाँ से सूर्य की जो गति होती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश का जो लंबवत पड़ना होता है वो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, जबकि वर्ष में भूमध्य रेखा पर 2 बार लगातार सूर्य चमकता है इक्वेटर पर लंबवत। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसके जस्ट 90 डिग्री पर लंबवत, इसको लंबवत बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अब ऋतुएं हमने दैनिक के बारे में पढ़ लिया, दिन और रात किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में। अब आगे पढ़ते हैं कि ऋतुएं किस प्रकार से बदलती हैं। तो ऋतुएं बदलती हैं सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है इससे, जबकि दिन और रात किससे बदलते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? अभी मान लीजिए अगस्त का महीना है, तो अगस्त और सितंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर में जो भारत की बात करें, क्योंकि हम इस समय भारत में हैं, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पड़ता है? यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है और ये कर्क रेखा के पास में, क्योंकि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं इस समय। अब यहाँ देखें तो कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ दिसंबर में बात कर रहे हैं हम। दिसंबर में पृथ्वी की गति ये होती है, या पृथ्वी का पोजीशन इस प्रकार से होता है, जो 23.5 डिग्री अपने एक्स अक्ष पर झुकी हुई होती है। ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ रहता है। अब सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ती हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, प्लस सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर इस प्रकार से पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें, एक ध्यान रखिए, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है मकर रेखा पर। इस दिन को मकर संक्रांति भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, मकर संक्रांति, क्योंकि मकर रेखा पर इस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, तो मकर रेखा पर इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। कब? 22 दिसंबर को। ध्यान रखिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब पृथ्वी इसी प्रकार से घूमती घूमती ये चली जा रही है अपने पथ पर, इधर चली गई अपना, क्योंकि पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। दीर्घ वृत्ताकार जो सूर्य के चारों ओर है उस पर घूम रही है। अब पृथ्वी की पोजीशन आ जाती है ये। अब यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पोजीशन से यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ भी समझ लीजिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होगी? सर्दी होगी, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी।
क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन होगा उस समय, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाएगी। तो हम कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत में उस समय सर्दी पड़ती है, या जो भी उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश आते हैं उनमें सर्दी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होती है 22 दिसंबर को, और इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। आगे पृथ्वी घूम करके इधर आ जाती है। ये कंडीशन आ जाती है मार्च में, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, और यहाँ पर आ गया जी मार्च। अब मार्च का महीना आ गया, सर्दी धीरे धीरे चली जा रही है। अब सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य जो इक्वेटर पर, सूर्य जो लंबवत चमक रहा था यहाँ पर इक्वेटर पर, अब धीरे धीरे इस पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है कि सूर्य का प्रकाश अब भूमध्य रेखा की ओर पड़ने लगा है, और अब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस तरीके से चमकने लगा है, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है कि सूर्य एक जगह है, लेकिन सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकेगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से लंबवत चमकेगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होंगे। और समझ लीजिए, भूमध्य रेखा पर जब प्रकाश बराबर पड़ेगा तो इतना ही प्रकाश इधर जाएगा और इतना ही प्रकाश जाएगा इक्वेटर की ओर, और उतना ही प्रकाश जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर, मतलब कर्क रेखा की ओर और मकर रेखा की ओर बराबर प्रकाश जाएगा। तो क्या होगा? दिन और रात बराबर हो जाएंगे। दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे की होगी, और ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बसंत विषुव। विषुव हम तब बोलते हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और दिन और रात बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम बसंत विषुव बोलते हैं। जबकि हम 21 मार्च की तारीख को हम बसंत विषुव बोलेंगे, और सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। आगे समझ लीजिए, अब मार्च हो गई, अप्रैल, मई, और ये आ गया जून। जून का महीना आ जाता है। अब क्या होता है? सूर्य की किरणें पहले यहाँ पड़ रही थी लंबवत मकर रेखा पर, अब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगी, अब पड़ेंगी कर्क रेखा पर लंबवत। तो अब जो किरणें होंगी वो ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य है, आप समझ गए होंगे, और ये मकर रेखा है। तो अब सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ रही हैं कहाँ पर? कर्क रेखा पर लंबवत। और कर्क रेखा हमारा भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ पर कर्क रेखा जो भारत से होकर के गुजरती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अब क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन हो जाएगी, ग्रीष्मकाल आ जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी बढ़ जाएगी। उस समय सर्दी बढ़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाएगी गर्मी, क्योंकि सूर्य की किरणें अब कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगी हैं। और दिन भी उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो जाएगा छोटा, रात हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन आ जाएगा, जबकि भारत में आप देखते हो 21 जून को बहुत गर्मी पड़ती है, और इसी 21 जून को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। आप समझ लीजिए, कर्क संक्रांति। और ज्योतिष में एक वर्ड यूज होता है कि सूर्य अब उत्तरायण होने लगे हैं। तो 21 मार्च के बाद जैसे ही भूमध्य रेखा से सूर्य ऊपर की ओर आते हैं तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लग जाते हैं। लेकिन अब यहाँ तक कहानी चलने लगेगी। हमने ये कहानी समझ ली जून तक की, जून, जुलाई, अगस्त, और अब आ गया सितंबर। अब सितंबर इधर आ गया है। अब क्या होगा? अब सूर्य की किरणें फिर से भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी
क्योंकि अब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही थी, धीरे धीरे अब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, तो ये आ जाएगा शरद विषुव। क्योंकि हमने भारत के हिसाब से रखा है तो शरद विषुव किस लिए, क्योंकि अब सर्दी होने वाली है उत्तरी गोलार्ध में, और विषुव, विषुव से मतलब है बराबर होना। तो सूर्य की किरणें अब 23 सितंबर को इक्वेटर पर लंबवत चमकेगी, तो अब दिन और रात बराबर हो जाएंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी, और इक्वेटर पर सूर्य की किरणें बराबर पड़ेंगी। और अब शरद विषुव बोलते हैं इसको, 23 सितंबर को शरद विषुव बोलते हैं। और अब सूर्य क्या होगा, दक्षिणायने होते चले जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य का प्रकाश अब लंबवत पड़ने वाला है। इसलिए हम सितंबर के बाद बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायने हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए दिन और रात की अवधि 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होती है, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाएगा, 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात कहाँ सबसे बड़ी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 सितंबर को, तो सबसे रात छोटी कहाँ हो जाएगी, इधर। तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। ये आ गया सितंबर महीना। अब सितंबर में क्या होगा, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेंगी, ध्यान रखिए। तो दिन और रात बराबर हो जाएंगे, जो कि शरद विषुव के नाम से जाना जाएगा। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर से ये आ गया दिसंबर। अब दिसंबर में फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी कि सूर्य का प्रकाश फिर से मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगेगा, और फिर से पृथ्वी घूमेगी तो फिर से भूमध्य रेखा पर। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश वर्ष में भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत पड़ता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार से होती हैं, और ये ऋतुएं किस प्रकार से चेंज होती रहती हैं, कब सर्दी, कब गर्मी, कब क्या कुछ कैसे होता है, आपने समझ लिया होगा। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। कुछ इससे और पॉइंट्स हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, 365 दिन, जबकि हम क्या करते हैं, 6 घंटे को सहूलियत के लिए छोड़ देते हैं और 365 दिन की वर्ष मान लेते हैं। यही 6 घंटे, 6 चौके 24, 4 वर्ष बाद जो फरवरी 28 दिन की होती है वो 29 दिन की हो जाती है, और लीफ वर्ष के नाम से जाना जाता है फरवरी, जो कि कौन सी फरवरी होगी, जिस वर्ष में 4 से भाग जाने पर शेष 0 आना चाहिए, 0 आए। कहने का मतलब यदि हम जिस वर्ष में 4 से भाग दें, उस भाग का जो शेष बचना चाहिए वो 0 आना चाहिए। मतलब जिस वर्ष में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए वह वर्ष लीफ ईयर होगी, और ये 4 वर्ष बाद होगी। जैसे 2000 में हम 4 से भाग देंगे तो बराबर भाग चला जाएगा, वो लीफ ईयर होगी। अब 2024 में ही 4 से भाग जाएगा, 2021 में नहीं जाएगा, 2022 में भी 4 से भाग बराबर नहीं जाएगा, 2023 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा, 24 में जाएगा तो 24 लीफ ईयर होगी। अब फिर 4 वर्ष बाद 28, 32, इस प्रकार से लीफ ईयर जो होती है वो 4 वर्ष बाद होती है। वही 6 घंटे बढ़ करके एक दिन बढ़ जाता है, जो 29 की फरवरी होती है, जिसको हम लीफ ईयर बोलते हैं। अब बात करें 24 घंटे की। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये हम बता चुके हैं आपको। अब उपसौर की कहानी क्या है। उपसौर, पेरीहेलियन एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, और उपसौर वर्ड होता है हिंदी में। ये घटना जो उपसौर की होती है वो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी, देखो दिसंबर से पृथ्वी यहाँ आएगी तो 3 जनवरी को ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से पृथ्वी की जो दूरी, एक पॉइंट इससे पहले मैं ज़रूर बताऊंगा, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 14,97,95,900 किलोमीटर की दूरी है। औसत दूरी, कहीं
कम रहती है, कहीं ज़्यादा, लेकिन जब उसका एवरेज निकाला गया है, एक औसत निकाला गया है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी निकली है 14,97,95,900 किलोमीटर। लेकिन कभी कभी अब ये पॉइंट भी जान लें कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कब जाती है पृथ्वी और सबसे दूर कब जाती है। तो सबसे नज़दीक जो जाती है वो 3 जनवरी को जाती है पृथ्वी, तो उस घटना को बोलते हैं या उसको बोलते हैं उपसौर और पेरीहेलियन, इंग्लिश में पेरीहेलियन। और ये 3 जनवरी को घटना होती है जो 14.7 करोड़ के किलोमीटर दूरी होती है लगभग में 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी। और अब आगे लेते हैं अपसौर। अपसौर की बात करें तो अपसौर की जो घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई कहाँ पर होगी ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जून से निकल कर के गए हैं। जून के बाद जो मंथ आता है वो होता है जुलाई, और जुलाई होता है 4, ये वाला। तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना होगी। अपसौर की मतलब सूर्य से पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी होगी, जिसको बोलते हैं हम मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होगी, सूर्य से पृथ्वी की, तो उसको बोलते हैं अपसौर और एपेहेलियन। एपेहेलियन की जो पॉइंट है, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में वर्ड पूछ लिया जाता है कि अपसौर या फिर एपेहेलियन और पेरीहेलियन। और ये 4 जुलाई की घटना होती है और 15.21 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा दिन किस प्रकार से होते हैं, ऋतुएं किस प्रकार से बदलती हैं, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, 2 प्रकार की गतियां हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है ये भी आपके समझ में आ गई होगी। और यह आपको मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास है वो आपके समझ में आई होगी। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँगा। और इसको वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।